हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुपर आर्टिक्स में। मैं हूं पवन पाल और आज लाया हूं आप लोगों के लिए 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट, आज मैं जिस क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूं वो आपके सीबीएसई बोर्ड में या तो 4 नंबर में आता है या फिर आता है 6 नंबर में। तो चलिए फटाफट से आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन रहने वाला है भारत और नेपाल के संबंध के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत नेपाल संबंधों की समीक्षा कीजिए या फिर आपको देखने को मिलेगा कि भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे ये मैं बताने वाला हूं। आपको करना क्या है, बस वीडियो को ध्यान से सुनना है। अब स्टूडेंट्स, राजनीति में जो हम आईआर की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जब बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स जब भी मैं पढ़ाता हूं क्लास के अंदर आईआर को, तो मैं एक अपने स्टूडेंट्स को एक हल्का सा ये बोलता हूँ कि अपने दिमाग में एक बात ये सोच लीजिए कि दो देशों के बीच में अगर हमें संबंधों को दिखाना है तो वो हम कैसे दिखाएंगे। करना ये होता है कि देखो, दोनों देशों का जब वजूद तैयार होगा तभी से हमें संबंधों पर निगाह बनानी होगी। ठीक है। हालांकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत और नेपाल का रहने वाला है। इनके संबंध आज कल के नहीं हैं बल्कि हजारों हजार साल पुराने हैं। ठीक है। मगर फिर भी हम जब राजनीति विज्ञान के अंदर इसको पढ़ते हैं तब हमें तब से चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा जब जब भारत आजाद हुआ 1947 से अगर स्टार्ट करें तब। सो स्टूडेंट, जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे भारत का किसी अन्य देश के साथ संबंध, तो हम 1947 से ही उसकी शुरुआत करेंगे। अभी क्या है कि हम बात करने जा रहे हैं भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में। तो भारत और नेपाल के संबंध हमेशा से अच्छे रहे, आजादी के बाद भी बहुत ज्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे एक दूसरे के साथ। और भारत के अंदर नेपाली लोगों को व्यवसाय और नौकरी की काफी सुविधाएं भी प्राप्त हुई हैं। आपको बता दूं कि नेपाल पड़ता कहाँ है। तो देखिए, भारत में अगर आप उत्तर की साइड में देखेंगे, जहां अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर नेपाल पड़ता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये नेपाल की एक भौगोलिक खासियत ये है कि इसको बफर स्टेट बोला जाता है। बफर स्टेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहां पर दो देशों के बीच में एक देश पड़ता है उसे बफर स्टेट बोला जाता है। और स्टूडेंट्स, नेपाल को लैंडलॉक कंट्री भी कहा जाता है। अब लैंडलॉक कंट्री क्यों कहा जाता है? उस देश को हम लैंडलॉक कंट्री कह देते हैं जहां पर समुद्री तल ना हो। अगर नेपाल को देखोगे तो वो भारत और चाइना के बीच में पड़ रहा है। तिब्बत, चाइना, तिब्बत, फिर नेपाल, और इधर भारत है, भारत का उत्तर प्रदेश होगा। इस हिसाब से आपका नेपाल जो है वो आपको क्षेत्र दिखाई देगा भारत के नक्शे के जस्ट ऊपर। तो ये तो नेपाल के बारे में मैंने हल्की सी भौगोलिक जानकारी दे दी। संबंधों पे एक बार फिर से आएंगे। संबंध देखो, ध्यान से सुनना। संबंधों की मैं 5-6 बातें बताऊंगा, उनको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चले जाना विद डेट। ठीक है। तो 1947 की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया, संबंध हमारे 1947 से भी बहुत पहले के हैं, हजारों साल पुराने हैं। मगर 1947 की अगर हम बात करें तो जब भारत देश आजाद हुआ तब दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत अच्छे थे। और 1950 में क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ, जो कि समझौता व्यवसाय को लेकर के था, शांति को लेकर के था, और आपका मैत्रीपूर्ण संबंधों को लेकर के था। और इस पर पर्टिकुलर एक नाम भी इसको इसी तरीके से दिया गया है कि भारत नेपाल शांति मैत्रीपूर्ण संधि करके। ठीक है। और ये जो संधि हुई थी ये 1950 के जुलाई में हुई थी। ठीक है, 31 जुलाई इसका मैं डेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, मगर एक बार चेक कर लेना, शायद 31 जुलाई ही मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, ये पहली बात हो गई। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 बातें बताई लिखने के लिए। एग्जाम में आप क्या कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप बस इतना बताओगे कि भारत और नेपाल के संबंध हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दूसरी बात आप क्या बताओगे कि भारत के अंदर नेपाली लोगों को बहुत सारे व्यवसाय और नौकरी पेशा में काफी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। 2 बातें हो गई। अब मैं तीसरी बात बताने जा रहा हूँ। तीसरी बात क्या है कि जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तब ऐसे में भारत ने नेपाल पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। आपके पास 3 बातें निकल के आ गई। अब चौथी बात क्या है कि 60 और 70 के दशक में भारत और नेपाल के बीच में संबंधों में कड़वाहट आ गई। अब ये कड़वाहट क्यों आ गई? क्योंकि नेपाल के एक राजा थे जिनका नाम था महेंद्र, और उनके खिलाफ जो जो जनता थी वो लोकतंत्र की डिमांड करना चाह रही थी। तो उसी में भारत ने जनता का पक्ष ले लिया।
ऐसे में भारत और नेपाल के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गई। और स्टूडेंट आपको बता दूं कि दुख के बाद हमेशा सुख आता है। पहले गंदगी होती है, फिर उसकी सफाई होती है। ठीक उसी तरीके से इस कड़वाहट को मिटाने के लिए हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1973 में नेपाल का दौरा किया, यानी 1973 में वो नेपाल गई। और नेपाल का दौरा करने का मतलब है कि दोनों के बीच में संबंधों में सुधार करने की कोशिश की गई। और इसी के तहत भारत और नेपाल के बीच में ट्रिपल टी पर समझौता हुआ। अब ये ट्रिपल टी क्या है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है, टी। इसका जो फुल फॉर्म है वो इसकी एक मैंने वीडियो अभी बनाई है। आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा होगा वो फुल फॉर्म 39 फुल फॉर्म करके दिख जाएगा आपको थंबनेल। उस वाली वीडियो को प्ले करके आप जरूर देखिएगा, उसमें मिलेगा ट्रिपल टी। वैसे मैं अभी भी बता देता हूँ आप लोगों को कि ट्रिपल टी क्या है। टी फर्स्ट जो पहला जो टी है वो क्या कहता है कि ट्रांसपोर्ट, दूसरा है वो ट्रेड की बात करता है, और तीसरा टी जो है वो ट्रीटी की बात करता है। तो इस तरीके से ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ट्रीटी यानी कि व्यापार आवागमन संधि। अब इस समझौते का फायदा क्या हुआ? इस समझौते का फायदा नेपाल को ये हुआ कि कोलकाता के अंदर, जो हमारे भारत के कोलकाता के अंदर जो बंदरगाह है, उसका प्रयोग व्यापार के लिए नेपाल आसानी से कर सकता था। अब इससे क्या होगा? वो बंदरगाह को हमारे इस्तेमाल क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसके पास अपना है नहीं, वो तो एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक समझौता किया गया और हमारे जो भारत का कोलकाता बंदरगाह है वो नेपाल के लिए उपयोग करने के लिए छूट दे दी गई। तो इससे क्या हुआ? इससे जो 1960 और 70 के दशक में जो संबंधों में कड़वाहट आई थी, उसमें धीरे धीरे मिठास घोलने की कोशिश की गई श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। 1973 के बाद भी संबंधों में खास सुधार नहीं हुए, थोड़ी बहुत मनमुटाव चलता रहा। मगर जब इंडिया के अंदर 1989 यानी 1989 के अंदर जब गठबंधन वाली सरकार आई, तो अब ऐसे में भारत और नेपाल के बीच में संबंध बहुत अच्छे बन चुके थे। और इसके बाद 1991 में एक बार फिर से व्यापार और आवागमन संधि यानी कि ट्रिपल टी पर और क्या किया गया? पुनर्नवीकरण किया गया, यानी से एक बार इस संधि पर दोबारा से विचार विमर्श किया गया। और फिर इसके 10 साल बाद यानी कि 2002 में फिर से एक बार ट्रिपल टी पर दोनों ही देशों ने मिलकर क्या किया? पुनर्नवीकरण किया। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, 1996 यानी 1996 में दोनों ही देशों ने एकीकृत नदी विकास परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर किए तथा सार्क के माध्यम से सहयोग करने के लिए सहमत हो गए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सन 2006 में। 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। अब जैसे ही नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई तो भारत तो लोकतंत्र पसंद देश है, ऐसे में दोनों देशों के बीच में संबंध और अच्छे हुए और दोनों ही देश एक दूसरे के सामूहिक हित की बात करने लगे। अब चलते हैं 2007 में। 2007 यानी कि 2007 में नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में माओवादी और सात दलीय गठबंधन, जिसे हम 7 पार्टी अलायंस कहते हैं, इन दोनों के बीच में एक समझौता कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसी के साथ साथ 2007 में ही साफ्टा को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हुए, जिसके अंतर्गत ये माना गया कि दोनों ही देशों के बीच में व्यापार की जो सुगमता है वो बहुत तेजी के साथ विकास में आगे बढ़ेगी। अब ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है, मगर हमें सिर्फ उतना ही करना है जितना सीबीएसई बोर्ड हमसे चाहता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग और शब्दों के अनुसार। तो अब मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ 2015 पे। 2015 में क्या हुआ? आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि नेपाल में उस वक्त भूकंप आया था, जिससे नेपाल में काफी तगड़ा नुकसान हुआ। और उसी दौरान भाजपा की नई सरकार आई थी, जिसके प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि नेपाल में आई हुई तबाही से निपटने के लिए तुरंत नेपाल को सहायता दे दी, अब जिससे संबंध काफी अच्छे हुए। 2015 के बाद भारत और नेपाल के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे, और इसकी एक दो वजह जो मैं जानता हूँ वो आपको बताता हूँ। और वो ये है कि चीन के साथ नेपाल का कनेक्शन ज़्यादा मजबूत हो रहा है, जिसके चलते भारत और नेपाल के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ जो
भारत के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है काला पानी और लेनपुले, अब मेरे को थोड़ा नाम में कंफ्यूजन है। काला पानी तो कंफर्म है, और एक और क्षेत्र है लेनपुले या कुछ इस तरीके का नाम है, आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रों पर क्या हो रहा है कि नेपाल अपना दावा कर रहा है, जबकि मैं आपको ये भी बता दूं कि नेपाल का दावा थोड़ा हल्का है, फीका है, भारत का दावा ज़्यादा है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर में बदलाव किया, लद्दाख को एक अलग से क्षेत्र बनाया, तो उसके बाद जो नया नक्शा भारत का बना है, उस नए नक्शे के अनुसार काला पानी और जो लेनपुले जो दूसरा मैं बता रहा हूँ, ये दोनों क्षेत्र जो है वो भारत के अंदर दिखाए गए हैं, जिसके चलते नेपाल और भारत के बीच में थोड़े से मतभेद हो गए हैं। और इतना ही नहीं, मुझे एक और पॉइंट याद आ गया। भारत जो है एक अपनी परियोजना, बांध परियोजना तैयार करना चाह रहा है नेपाल के बीच में, और नेपाल और भारत के बीच में उस परियोजना, उस बांध के बनने से समस्या ये है कि भारत के कुछ क्षेत्र, जिसमें उत्तराखंड के कुछ गांव और साथ के साथ नेपाल के कुछ गांव डूब की क्षेत्र में आ सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध थोड़े कड़वाहट चल रहे हैं। बस इस टॉपिक में आप लोगों को इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ना है। और एक बार और, आप लोग जो कुछ मेरे अभी पूरी वीडियो में कहीं कुछ मैंने जो डाटा मिस किया होगा, उस पर आप लोग खुद से मेहनत कीजिएगा। अगर आप खुद से मेहनत करेंगे तो दोनों फायदे हैं, एक तो मेरा करेक्शन हो जाएगा, ऊपर से आपके दिमाग में एक नए टॉपिक अपनी तरफ से रिसर्च करके जरूर कोई ना कोई आपको मिलेगा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये आपको सीबीएसई 4 नंबर में या 6 नंबर में कैसे भी पूछे, 4 में पूछे तो थोड़ा छोटा कर देना, 2015 तक सिमट जाना, या फिर उड़ते उड़ते 1-2 मिस भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1991 और 2002 वाला जो लाइन है, उसको आप एक ही में पिरो दो कि हाँ, 1991 और 2002 में ट्रिपल टी का पुनर्नवीकरण किया गया। जब आपको 6 नंबर में पूछा जाए तो इनको सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इसको लिखते हुए चले जाना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो को 1-2 बार और देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं फटाफट से 2 मिनट में आपको रिवाइज कराता हूँ, और बिल्कुल उड़ता हुआ याद कराऊंगा। हो सके तो आप भी मेरे साथ मन ही मन में दोहराना है इसको। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें इतना पता है कि 1947 में भारत आजाद हुआ। दोनों के देशों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में संबंध काफी अच्छे थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उसके बाद क्या हुआ, 1950 में दोनों ने एक लीगली डॉक्यूमेंट साइन किया दोस्ती का, जिसमें हम शांति, व्यवसाय और मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात करते हैं। 31 जुलाई 1950 को ये संधि हुई। इस संधि का प्रॉपर आप लोग नाम सर्च कर लेना कि क्या है। ओके, ठीक है। इसके बाद देन क्या हुआ, देन ये हुआ कि जब 1960 और 70 का दशक आया, तो उस वक्त दोनों देशों के बीच में एक संबंधों में टकराहट आ गई, एक मनमुटाव आ गया। वो मनमुटाव कैसे आया कि एक वहां के नेपाल के नरेश थे, राजा थे, जिनका नाम महेंद्र था। उनके साथ उनके खिलाफ जो नेपाल की जनता थी वो कुछ बगावत वगैरह कर रही थी। भारत ने क्या किया, जनता का सपोर्ट ले लिया। चूंकि राजा है तो राजा के साथ ही संबंध होते हैं देश के, तो दोनों देशों के बीच में संबंधों में कड़वाहट आ गई। इस मुद्दे को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस कड़वाहट को दूर करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारे देश की प्रधानमंत्री, 1973 में नेपाल के दौरे पर गई। और दौरे पर जाने का मतलब है दोनों देशों के बीच में संबंधों को सुधारना। और उसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी ने ट्रिपल टी पर समझौता किया नेपाल के साथ, व्यापार और आवागमन संधि, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ट्रीटी 1973 में किया गया। ठीक है, अब इस संधि के तहत क्या हुआ कि कोलकाता, भारत का जो कोलकाता बंदरगाह है, उसका इस्तेमाल नेपाल कर सकता था अपने व्यापार के लिए। ओके, इसके बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 1973 के बाद इंदिरा गांधी की कोशिशों के बाद भी संबंध खास सुधरे नहीं, थोड़ी बहुत खटास चल रही थी। मगर 1989 जब भारत के अंदर 1989 में गठबंधन वाली सरकार बनी, तब ऐसे में भारत और नेपाल के बीच में संबंध बहुत अच्छे हो गए। और 1991 तक आते आते ट्रिपल टी यानी कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ट्रीटी पर एक बार फिर से नवीकरण किया गया, यानी दोबारा से इसको नयापन लाया गया, इसमें नयापन लाया गया 1991 में।
और फिर इसके बाद 1996 में क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में संयुक्त नदी परियोजना स्थापित की गई जिससे विकास हो सके। ठीक है, तो और अब इसके बाद क्या हुआ, 2002 में एक बार फिर से ट्रिपल टी पर दोबारा से विचार विमर्श किया गया, पुनर्नवीकरण किया गया। इसके बाद क्या हुआ, 2007 में आते आते नेपाल के अंदर जो है माओवादी और 7 पार्टी अलायंस, इन दोनों के बीच में समझौता वगैरह हुआ, जिस भारत ने क्या किया, दोनों के बीच में पैचअप कराया होगा। अब इसके चलते क्या हुआ, भारत और नेपाल के संबंध अच्छे हो गए। ठीक है, अब हम फटाक से 2015 पे स्किप कर जाते हैं। 2015 में जैसे ही पहुंचेंगे वैसे क्या होता है कि भारत के अंदर भी एक नया बदलाव आया। भारत के अंदर बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी चल रही थी, जिसकी जगह पर अब भाजपा नीति की सरकार आ गई, जिसके नए प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी बने। और उसी दौरान 2015 में ही नेपाल में भूकंप आया था, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ नेपाल का। और उसी नुकसान को देखते हुए हमारे उदार दिल के नेता नरेंद्र मोदी ने क्या करा, वादा कर दिया उनको सहायता देने के लिए, और उनको सहायता दी गई, जिससे संबंध अच्छे होने लगे। लेकिन नेपाल ने संबंधों को उतना बेहतर नहीं बनाया। भारत का नजरिया नेपाल के प्रति आज के दौर में संकालु हो गया है। क्यों? क्योंकि नेपाल और चाइना के बीच में कुछ संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, खटास की एक और वजह मैंने बताया कि भारत के दो ऐसे क्षेत्र, एक काला पानी और एक दूसरा मेरे को ध्यान नहीं है, अभी भी कंफर्म नहीं है, लेन पूल है क्या, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रों पर नेपाल अपना दावा करता है, जबकि भारत ने अभी जो नया नक्शा बनाया उसमें ये दोनों क्षेत्र भारत के अंदर आते हैं। आपको फिर से याद करा दूं, भारत की बातों में वजन ज्यादा है। ठीक है, अब ये मैं भारतवासी होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। और एक आखिरी मैंने बात बताई थी कि भारत एक नेपाल भारत सीमा पर एक बांध बनाने जा रहा है। ठीक है, उस बांध से नेपाल के कई गांव और उत्तराखंड के कई गांव डूब के क्षेत्र में आने वाले हैं। इस बांध परियोजना को रुकवा दिया गया, जिसके चलते दोनों देशों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी भारत और नेपाल दोनों ही देश एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए साफ्टा कहते हैं तैयार रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक मेरी छोटी सी कोशिश की गई आपको रिकॉल कराने की नेपाल के लिए। मैं एक बार फिर से आपको इसे दोबारा कभी लाइव आने का मौका मिला तो आप लोगों को दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से याद करा दूंगा। आप लोग भी लाइव आना, मैं भी आऊंगा और फिर इस मुद्दे पर वापस से एक बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैं हो सकता है पॉइंट कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूं, तो उसे चेक कर लेना। अगर नहीं डाला होगा तो डोंट वरी, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज रही होगी, इसी वजह से मैंने नहीं डाला होगा। क्योंकि मैं अपनी भी पढ़ाई कर रहा हूँ तो इस वजह से कई बार लापरवाही कर जाता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।